इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है कमला पसंद, अनोखा स्वाद। नमस्कार, आज का मुद्दा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और आज का मुद्दा में आज हम बात करेंगे संविधान की बात, किसानों पर राय। संविधान दिवस पर अजब सा माहौल देखने को मिल रहा है। संविधान दिवस पर संविधान की चर्चा कम हुई, लेकिन सियासी हमला ज्यादा देखने को मिला। इस अवसर पर मायावती, अखिलेश सभी ने बीजेपी पर जमकर हमला किया, तो वहीं दूसरी तरफ इशारों ही इशारों में पीएम मोदी ने विपक्ष को बहुत कुछ बोल दिया। दूसरी तरफ किसानों को लेकर बड़ा बयान भी आया। उन्होंने खुलकर बोला कि हम किसानों के साथ हैं। देखते हैं एक स्पेशल रिपोर्ट। संविधान दिवस पर गरजे दिग्गज, सभी के अपने अपने दांव। कोई दलितों का बन रहा रहनुमा, तो कोई संविधान बचाने की दे रहा है दुआई। कोई परिवारवाद पर बोला हमला, कोई खड़ा है किसानों के साथ। संविधान की बात किसानों पर आर। संविधान दिवस के अवसर पर दिग्गजों ने एक दूसरे पर जमकर हमला बोला। 22 की जंग में कोई भी दल कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहता, फिर चाहे सपा हो या फिर मायावती हो, हर कोई सरकार पर हमला बोलने से नहीं चूक रहा। तो साथ ही मोदी योगी विरोधियों पर पलटवार भी हो रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि अंबेडकर की सोच का सपा में स्वागत है, क्योंकि बीजेपी के राज में संविधान खतरे में है। अम्बेडकरवादी आज आगे निकल करके आए संविधान को बचाने के लिए। हम समाजवादी लोग भी उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके उनके साथ खड़े दिखाई देंगे। मैं अभी आदरणीय प्रकाश अंबेडकर जी और तमाम वक्ताओं को सुन रहा था। ये सच है कि आने वाले समय में क्या परिस्थितियां होंगी कोई नहीं जानता। जिस तरह के लोग सत्ता में हैं आज, वो कब क्या फैसला लेने कोई नहीं जानता। वहीं दूसरी तरफ बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि बीजेपी के राज में अभी तक दलितों को संविधान का लाभ नहीं मिला है। दलित वर्ग अभी भी संविधान का लाभ लेने से वंचित है। संविधान दिवस है और इस मौके पर मेरा ये कहना है कि भारतीय संविधान को बने अब बरसों बीत चुके हैं, लेकिन भारतीय संविधान के मूल निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान में देश के कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के लोगों को विशेषकर शिक्षा एवं सरकारी नौकरियों आदि में आरक्षण व अन्य और जो भी जरूरी सुविधाओं का प्रावधान किया है, तो इस लंबी अवधि में भी तो उसका पूरा लाभ इन वर्गों के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल खड़े होते दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ हम खड़े हैं। किसानों की मेहनत रंग लाई है। किसानों के आंदोलन के आगे सरकार को आखिरकार तीनों बिल रद्द करना पड़ा। अब किसानों को आंदोलन करना पड़ा अपनी सरकार के, चुनी हुई सरकार के खिलाफ। ये 12 महीने चला। दुनिया का सबसे लंबा आंदोलन, सबसे अहिंसात्मक आंदोलन, संयमित आंदोलन। सत्ता पक्ष ने इनको भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ी, षड्यंत्र करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन एक खुशी की बात यह कि उनकी आत्मा को अब शांति मिल रही होगी, क्योंकि उन्होंने जिस चीज के लिए शहादत दी वो अंत में लक्ष्य पूरा हुआ और किसानों की जीत हुई। वहीं दूसरी तरफ सभी विरोधियों पर पीएम मोदी ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि संविधान दिवस को शुरू से ही मनाना चाहिए था, लेकिन कुछ लोग केवल परिवारवाद की ही राजनीति करते रहे। कि पारिवारिक पार्टियां, इसका मतलब मैं ये नहीं करता हूं कि एक परिवार में से एक से अधिक लोग राजनीति में न आए। जी नहीं, योग्यता के आधार पर जनता के आशीर्वाद से
किसी परिवार से एक से अधिक लोग राजनीति में जाएं, इससे पार्टी परिवारवादी नहीं बन जाती है। लेकिन जो पार्टी पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार चलाता रहे, पार्टी की सारी व्यवस्था परिवारों के पास रहे, वो लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा संकट होता है। संविधान दिवस पर पक्ष विपक्ष का पलटवार जारी था। कोई संविधान को बचाने की दुहाई दे रहा था, तो कोई संविधान को बर्बाद करने की बात कर रहा था, तो कोई किसानों के साथ खड़े होने की बात कर रहा है। अब सवाल यही है, क्या राजनीतिक दलों को संविधान की चिंता है या फिर चुनाव बयान में केवल बयानबाजी ही वो कर रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, इलेक्शन डेस्क। तो संविधान की बात और किसानों पर रार पर आज चर्चा करने के लिए मेरे साथ एक पैनल जुड़ेगा। सबसे पहले आपका तारुफ करा देते हैं। शौकत अली समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हरनाम सिंह किसान नेता हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मनीष हिंदवी एनालिस्ट हमारे साथ है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। भाजपा से दीपक बघेल और एस हनुमंतराव राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े, इसके अलावा छोटे भाई नरोना विचारक भी हमारे साथ जुड़े। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले रुख करेंगे दीपक बघेल जी का। दीपक जी, जिस तरह से संविधान की आज हम बात कर रहे हैं, 26 नवंबर को जिस तरह से संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है और 2015 से इसकी शुरुआत भाजपा के द्वारा ही की गई, कहीं ना कहीं तमाम पार्टियों पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निशाना भी इशारों में साधा। सबसे पहले तो आपसे यही बात करना चाहेंगे कि संविधान दिवस के बारे में जब हम संविधान की बात करते हैं, तो क्या संवैधानिक अधिकारों की जो बात हो रही है वो आज के समय में उसको बरकरार रखा जा रहा है, उसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है? मैं कहता हूं कि सर्वप्रथम, आवाज आ रही है मेरी? जी दीपक बघेल जी। अगर कर्तव्यों पर बल दिया होता तो आज अधिकारों की रक्षा होती। संविधान दिवस के अवसर पर पूर्व में किस प्रकार से सरकार के कार्यक्रमों में, एक कार्यक्रम पूर्व में भी था, परंतु विभिन्न पार्टियां जो सत्ता में रही, उन्होंने जिस प्रकार से इस कार्यक्रम को भुला दिया या नदारद कर दिया, आज ये देश के समस्या। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में इस कार्यक्रम को 2015 से एनडीए की सरकार से उन्हें इसको सुचारू रूप से चालू किया गया और आज पूरे देश के अंदर भव्य और दिव्य रूप से आज इसको देखा गया और मनाया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। फिर इसके बाद में ये कुछ अन्य पार्टी आती है, विपक्षी पार्टी आती है और इसका बहिष्कार करती है। ये सही मायनों में बहिष्कार करती है उन अम्बेडकर जी के विचारों का जिनके आधारशिला पे आज ये देश खड़ा हुआ है। और ये बहिष्कार करते हैं दोहरे चरित्र वाले लोग हैं। ये लोग दोहरे चरित्र वाले लोग हैं, दोहरे विचार वाले लोग हैं, दोहरी मानसिकता वाले लोग हैं। ये एक इनकी कथनी और करने में अंतर है। ये आज संविधान की दुहाई दे रहे हैं। इनसे एक बार पूछना चाहिए, इस प्रकार से इन लोगों ने संविधान को तार-तार किया। पूर्व में इनके सरकारों के दौरान जिस प्रकार के क्रियाकलाप हुए थे, अगर चाहे वो कांग्रेस की पार्टी को अगर देखा जाए तो उन्होंने किस प्रकार से संविधान की धज्जियां उड़ाई थी जब इमरजेंसी लागू की थी, या अगर समाजवादी पार्टी को देखा जाए तो इन पार्टियों ने भी किस प्रकार से संविधान की धज्जियां उड़ाई थी, कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलवा करके। इन्होंने तो हमेशा संविधान को बेकार ही दिया और संविधान को गलत ही ठहराया है। तो इन पार्टियों का तो कहना ही गलत रहेगा, परंतु आज संविधान पूर्ण रूप से लागू है। आज देश के सबसे अंतिम नागरिक को भी वो शक्तियां प्रदान है जो देश के प्रथम नागरिक को शक्तियां प्रदान है। ठीक है, शौकत अली हमारे साथ समाजवादी पार्टी से बने हुए हैं। जी शौकत अली जी, जिस तरह से दीपक जी का साफ कहना है कि इन्होंने संविधान को बचा कर रखा है, हालांकि किसानों के द्वारा जो इतने लंबे समय से आवाज उठाई जा रही थी, कहीं ना कहीं संविधान का सहारा लेकर बिलों को पास तो जरूर किया गया था, लेकिन जनता की जो भावनाओं की बात होती है उसके लिए बड़ा लंबा वक्त लग गया और उसके बाद कहीं ना कहीं वो बातें सुनी गई है। क्या कहना है आपका? क्या भाजपा ही हिमायती है संविधान की? जी शौकत अली जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी आपसे अनुरोध करेंगे अपने फोन के अनम्यूट बटन को आप एक बार चेक कर लें ताकि आपकी आवाज हम तक पहुंचे। सर आपकी जी शौकत अली जी। शौकत अली जी, मेरा सवाल यह है कि भाजपा का साफ तौर पर कहना है कि संविधान की रक्षा भाजपा ने हमेशा की है, लेकिन किसान जिस तरह से लंबे समय से सड़कों पर पड़े रहे हैं उस पर क्या कहना है आपका? प्रियंका जी, मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से और सरकार से, संविधान में ये कहां लिखा है
कि जब किसान धरने पे बैठे हों तो उनके सामने सड़कों पे कीले उगवा दीजिएगा। संविधान में कहां लिखा है कि कोई प्रदर्शन करे तो उसके ऊपर पानी छोड़िएगा और गोली चलवा दीजिएगा? संविधान में ये कहां लिखा है कि कोई अपनी मांग करे तो उन पे गाड़ी चढ़वा दीजिएगा? ये संविधान की हत्या करने वाले लोग आज संविधान का पाठ पढ़ा रहे हैं। जो सच में गोडसे वाले लोग हैं, जो सावरकर वाले लोग हैं, वो संविधान के बारे में क्या जानते हैं? जिन्हें संविधान का सा भी नहीं पता, वो संविधान की पूरी परिभाषा बताने का काम कर रहे हैं। अरे महाराज, आप अगर संविधान के हिसाब से चल रहे थे, संविधान के हिसाब से काम कर रहे होते, तो मुझे लगता है आज देश का अन्नदाता किसान धरने पे ना होता, वो अपनी बात उसी वक्त कहता और आपकी समझ में आ जाती। क्योंकि आप तो जिद्दी लोग थे, आप तो अकड़ू लोग थे, आपकी अकड़ किसानों ने तोड़ी, तो आज आपको संविधान का ख्याल आया। क्या आप बता सकते हैं मुझे कि वो संवैधानिक तरीके से जब आप बिल ला रहे थे तो कौन सी चर्चा कराई थी संवैधानिक तरीके से? आपको याद होगा, शीतकालीन सत्र था, रद्द कर दिया गया था। क्या संविधान को मानते तो चर्चा करवाते बिल पे? आपने कोई चर्चा नहीं करवाई थी। तमाम चीजें ऐसी हुई जो संविधान के अनुसार नहीं थी। आज भी ये लोग संविधान की दुहाई देने का काम कर रहे हैं, क्योंकि अब इनको मालूम हो गया है उत्तर प्रदेश का जवान, नौजवान, किसान, तमाम लोग आज इनके खिलाफ खड़े हो गए। तब इनको संविधान की याद आई। अरे जो लोग गोडसे की पूजा करते हो उनको संविधान से क्या लेना देना था? मैं पूछना चाहता हूं, महाराज आपको सावरकर को मानते हैं तो फिर संविधान को कैसे मानने लगे? क्या आपको समझ में आ गया कि संविधान की जरूरत है आज आपको? इनको आज समझ में आया कि देश का नौजवान और किसान इनके खिलाफ खड़ा हो गया है, तब इनको संविधान की याद आई। वरना भारतीय जनता पार्टी संविधान को मानती नहीं है। प्रियंका जी, ये वो अहंकारी लोग हैं जिनका अहंकार किसानों ने तोड़ दिया, तब इनको संविधान की याद आई। अगर देश सच में संविधान के अनुसार चल रहा होता तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी तमाम ऐसे काम थे जो करती जनता के हितों में करती, लेकिन जनता के हित का इन्होंने कोई काम नहीं किया। प्रियंका जी बिल्कुल। हरनाम सिंह जी भी हमारे साथ बने हुए किसान नेता हैं। हरनाम सिंह जी, क्या कहना है आपका? भाजपा ने अब तीनों कृषि कानून बिलों को वापस ले लिया है, घोषणा हो चुकी है, जल्दी वो रद्द भी हो जाएंगे, और अब कहना है भाजपा का कि संवैधानिक तरीके से ही काम करती आई है। क्या आप इस बात से सहमत है? नहीं, ठीक है। संविधान का अगर इनको पाठ भारतीय जनता पार्टी को एक साल के बाद में समझ आ गया, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो 3 काले कानून है उनको वापसी की जो घोषणा की है, स्वागत योग्य फैसला है। लेकिन उन 750 किसानों का क्या होगा जो हमारे शहीद हो गए? और जो बिल वापसी की कार्रवाई संसद में होगी, तो हम चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी से कि जो हमारे शहीद हैं उनके प्रति भी श्रद्धांजलि संसद में दी जाए जी, और उनको शहीद का दर्जा दिया जाए, और जो हमारे शहीद परिवार के लोग हैं उनकी आर्थिक सहायता, शहीद का दर्जा देते हुए अगर देश के प्रधानमंत्री जी ये भी कार्य कर देंगे तो हम जरूर ये कहेंगे कि इस देश में संविधान पर कार्रवाई होती है, लेकिन देर में होती है जी। इस देश के किसान ने देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदों की सरकार चुन के भेजा था, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे भारत की सरकार। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था वो कार्य किए नहीं। देश का किसान, ये दूसरी सर्दी का मौसम आ गया, बरसात झेला, गर्मी झेला, सर्दी झेली, और फिर हम सर्दी में आ गए। तो हम ये चाहते हैं कि जितना जल्दी एमएसपी को कानून बना के जी। ये भारतीय जनता पार्टी की भूल थी, गलती थी कि इस देश का किसान कुछ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी सब कुछ है। देखो, इस देश, ये हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान है कि यहां जब अंग्रेजों ने राज किया तो इस देश के किसान, मजदूर, गांव ग्रामीण ने मिलकर अंग्रेजों को भगाने का काम किया था जी। बिल्कुल। तो अगर भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में कहीं ये भी बात है कि न वो कोई अलग से संविधान और कानून पैदा करने की कोशिश करेंगे, तब इस देश में प्रियंका जी आंदोलन होंगे,
जी बिल्कुल बिल्कुल, गांव का संविधान में किसान- अधिकार है और उन्हीं अधिकारों का पालन करते हुए, उन्हीं अधिकारों का उपयोग करते हुए कहीं ना कहीं ये आवाजें उठाई जाती है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। बात यहाँ पर ये हो रही है लगातार कि संविधान की जब बात की जाती है तो संविधान में आम जनता की आवाज को भी कितने तरीके से और कितनी जल्दी सुना जाता है, बातचीत की प्रक्रिया कितनी जल्दी होती है, वो भी संवैधानिक अधिकारों के तहत आता है। क्या इस पर अमल हो पा रहा है या कहीं ना कहीं पूर्व की भांति आज हनन की दिशा में, क्षति की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं? इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। कोरोना महामारी से अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान की भरपाई के लिए उत्तराखंड सरकार ने कोविड राहत पैकेज ऐलान किया है, जो विकास की गाड़ी को पटरी पर लाएगा। कोविड-19 से प्रभावित पर्यटन, परिवहन और संस्कृति क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए 200 करोड़ का पैकेज दिया गया है। इसी तरह चिकित्सा क्षेत्र में 205 करोड़ के पैकेज से मेडिकल क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी लाभान्वित हो सकेंगे। महिला स्वयं सहायता समूहों और राज्य की स्वरोजगार योजनाओं से जुड़े लाभार्थियों को कोविड राहत पैकेज राज्य के लोगों को लाभ प्रदान करेगा। पुलिस कर्मियों और ग्राम्य विकास से जुड़े अधिकारियों को कोविड के समय में उनके सराहनीय कार्यों को देखते हुए 10,000 रूपए की प्रोत्साहन राशि सरकार द्वारा दी जा रही है। पूरे उत्तराखंड में कोविड से प्रभावित परिवारों के निराश्रित बच्चों के लिए वात्सल्य योजना एक वरदान है। कोरोना की जंग में संग है हम, उत्तराखंड है हम। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। दिल्ली सरकार के स्कूलों के 3 लाख बच्चे, उनके 51,000 बिजनेस आइडियाज और सरकार की ओर से 60 करोड़ रुपए का सीड कैपिटल। ये है दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप प्रोग्राम बिजनेस ब्लास्टर्स। बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम के हर एपिसोड में हम मिलेंगे ऐसी ही 3 टीमों से जो इन्वेस्टर्स के सामने अपने बिजनेस आइडिया को करेंगी पिच, ताकि उन्हें अपने बिजनेस के लिए मिल सके इन्वेस्टमेंट। अब कल के बड़े बड़े बिजनेसमैन एंड वुमेन निकलेंगे दिल्ली सरकार के स्कूलों से। बिजनेस ब्लास्टर्स 28 नवंबर से हर रविवार शाम 7 बजे प्रमुख टीवी चैनल्स पर। तेरी मम्मी जिस देश की मैया गंगा है, वहाँ खून भी तिरंगा है। जिस देश में मिल्कोमोर पशु आहार गाय माता के पोषण का ख्याल रखता है, उस देश के हर घर में दूध बहता है। मिल्कोमोर पशु आहार proudly celebrates the release of Satyameva Jayate 2. स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमर बोलो जुबान केसरी। गर्मा गर्म समोसे के साथ साथ गरम गरम राजनीति कैसी होगी? जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भाजपा में शामिल हुई है आज, लेकिन ये अपने लूट के कारनामों को बचाने के लिए और केंद्र सरकार में वैक्सीन लगवा रहे हैं। सरकार मोदी ही की बनेगी। के खिलाफ परिवर्तन की लहर बीजेपी के लिए थी, उसी तरह से बीजेपी के खिलाफ जो है परिवर्तन की लहर है। हाँ, कांग्रेस बिल्कुल, ये तो मान चलिए रायबरेली कांग्रेस मुक्त की ओर चल रही है।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बात करेंगे संविधान की बात, किसानों पर रार की आज हम खास तौर से बात कर रहे हैं। जिस तरह से आज संविधान दिवस पर संविधान की बातें कही जा रही है, संविधान की महत्ता के बारे में तमाम दलों के द्वारा वक्तव्य दिए जा रहे हैं, लेकिन पिछले 1 सालों में किसानों के आंदोलन की यदि बात की जाए तो बहुत सारी ऐसी बातें निकलकर सामने आती हैं जिनमें संविधान के पथ पर यदि चला जाता तो शायद हल जल्दी निकल सकता था या शायद हल कुछ और निकल सकता था। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ लगातार पैनल में तमाम लोग मौजूद हैं। छोटे भाई नरोना विचारक, शौकत अली समाजवादी पार्टी से, हरनाम सिंह किसान नेता, मनीष हिंदवी एनालिस्ट भाजपा से, दीपक बघेल और एस हनुमंतराव राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ बने हुए हैं। छोटे भाई आपके पास आएंगे और जिस तरह से आज हम संविधान की विशेष तौर पर बातचीत कर रहे हैं, संविधान दिवस पर आज संविधान को लेकर तमाम बातें कही जा रही हैं। आपसे यहां पर जानना चाहेंगे कि यदि संविधान के बारे में हम बात करें तो क्या आपको लगता है कि पिछले 1 साल में संविधान की गरिमा को बरकरार रखा गया है? मेरे सामने संविधान रखा है जी। मैंने इसका काफी अध्ययन किया है। मैं नहीं जानता और लोग ने संविधान का कितना अध्ययन किया नहीं किया। पहले हम लोग जाने कि संविधान में लिखा क्या है, तब हम कहें कि उसका पालन हुआ या नहीं हुआ। यदि हम उसका प्रस्तावना को ही देखें, प्रस्तावना में तमाम ऐसी बातें लिखी हैं जो आज ढूंढने नहीं मिलता है। पहला प्रस्तावना में जस्टिस, न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये कहाँ दिख रहा है। दूसरा है लिबर्टी, स्वतंत्रता, सोचने का, व्यक्त करने का, विश्वास करने का और आराधना करने का, ये क्या आजादी है। तीसरा है इक्वालिटी, बराबरी, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, सबको बराबरी का दर्जा, सबको बराबरी का अवसर, ये क्या नजर आ रहा है। चौथा है फ्रेटर्निटी, भाईचारा, क्या ये नजर आ रहा है। हम ये ना कहें कि मैं क्या कह रहा हूँ, पार्टीज क्या कह रहे हैं, हम देखें कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान क्या कह रहा है और क्या उसका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। लिटमस टेस्ट जो है, अग्नि परीक्षा इसी में है कि जो प्रावधान है उसका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। मुझको तो नहीं लगता है कि हो रहा है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ संविधान के पालन के बारे में। तमाम लोग पंचायती राज के बारे में जानते हैं। ये 73वां संशोधन है जो सन 1991 में पार्लियामेंट में पारित हुआ। उसी के साथ साथ में 74वां संशोधन पारित हुआ जो शहरी राज के लिए है कि शहर के जो नागरिक हैं वो स्वयं अपना राज करें, स्वयं अपना फैसला करें। 12वें शेड्यूल में उसका पूरा विवरण है कि नागरिकों का क्या अधिकार है। आज तक उत्तर प्रदेश ने इसको पारित नहीं किया, इसको रेटिफाई नहीं किया। कितने साल हो गए, 30 साल बीत गए, सारे पार्टी आए चले गए। सन 92 में पारित हुआ, आज तक लागू नहीं हुआ। तो संविधान के कोई बात ना करें। संविधान को सबने धज्जियां उड़ा दी, सबने धज्जियां उड़ा दी। उसका वो केवल अवसरवाद है जी। मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, एक नागरिक हूँ और मुझको कष्ट है। कष्ट ये है कि संविधान को हम लोगों ने एक रद्दी कागज की तरह कर दिया है। जैसे एक जन ने एक अधिवेशन में, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने एक अधिसूचना को फाड़ के फेंक दिया। हमको लगता कि हम लोगों ने भी इस संविधान को फाड़ के फेंक दिया। और अंत में एक चीज और ये जरूर कहूंगा कि जो सामाजिक ताना बाना है, ये संविधान अपनी जगह है,
कानून अपनी जगह, लेकिन आप और हम जो इस देश के नागरिक हैं, यदि हम एक दूसरे को नहीं समझेंगे, आदर नहीं करेंगे, एक दूसरे के अधिकारों को नहीं समझेंगे, एक दूसरे को आदर नहीं करेंगे, तो संविधान की हम धज्जियां उड़ा रहे हैं। संविधान हो या ना हो, हम आगे तरक्की नहीं कर सकते हैं। तो ये मेरा बिल्कुल आपके पास वापस है जी। मैं सारे पार्टियों से भी यही निवेदन करूंगा, आरोप तो सभी लगाएंगे, लेकिन जनहित में हम लोग अपने आरोपों को एक किनारे कर दें। पहले कृपया करके आप संविधान का अध्ययन करें, उसमें प्रावधान क्या है। यदि आप कहेंगे कश्मीर में 370 निकाला गया, आप पढ़िए कि 370 के बाद छोटे भाई जी आपके पास वापस आऊंगी। हम एस हनुमंत राव हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी, आपके पास वापस आऊंगी, तब आपकी बात को आप रखिएगा। एस हनुमंत राव भी हमारे साथ जुड़े हुए राजनीतिक विश्लेषक हैं। एस हनुमंत राव जी, जिस तरह से यहाँ पर छोटे भाई ने विवेचना की, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानकारी दी, क्या आपको भी लगता है कि तमाम पार्टियों की यदि हम बात करें तो तमाम पार्टियां जब सत्ता में होती हैं तब संविधान दूसरी तरीके से उसका उपयोग किया जाता है, और आज संविधान दिवस के मौके की यदि हम बात की जाए तो जो बातें बोली जा रही हैं वो सत्ता में पहुंचते ही उन तमाम बातों को किनारे रख दिया जाता है और अपने हिसाब से संविधान को लागू किया जाता है, अपने हिसाब से संविधान का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, कुल मिला के जो छोटे भाई ने जो बात कही, उन्होंने संविधान के जो उद्देश्य हैं, जो उसकी प्रस्तावना है, उस पे जो बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं, अहम बातें हैं, उसका उन्होंने जिक्र किया। मसलन पंथ निरपेक्षता है। सरकार संविधान पे शपथ लेती है कि हम एक पंथ निरपेक्ष शासन प्रणाली देंगे, लेकिन हम देखते हैं कि धर्मों की लड़ाई होती है और राजनीतिज्ञ जो है उसमें घी डालने का काम करते हैं, अवसर की समानता की बात करते हैं। किसान साल भर से बैठा रहता है, वो स्टेक होल्डर है। भाई, पार्लियामेंट को अख्तियार है कानून बनाने का, लेकिन किसके लिए कानून बनाना है? ऐसे लोगों के लिए कानून बनाना है जो इस देश के नागरिक हैं और कहीं ना कहीं से उनका भला हो। जो व्यक्ति साल भर से आंदोलन कर रहा है और कह रहा है कि साहब आप जो कानून लेकर के आए हैं, हम उस कानून को नहीं चाहते हैं, मतलब वो गांधीयन रास्ते पे वो बैठे और उनको 1 साल लग गया इस सरकार जी। बिल्कुल, 11 दौर की बातचीन एक बार हुई और उसके बाद प्रयास नहीं किया गया। क्या आपको भी लगता है कि बातचीत को छोड़िए, वो बातचीत एक तरफा थी जी। किसान लगातार कहता रहा कि साहब इन 3 कानूनों को आप वापस लीजिए, आपने हमसे कोई बातचीत नहीं की, ये ऑल इंक्लूसिव बातचीत नहीं थी, ये ऑल इंक्लूसिव तरीके से जो है चीजों को कंसिडरेशन में नहीं लिया गया, और ये एक तरफा कानून बने हैं जो हमारे हितों को चोट पहुंचाते हैं। देखिए, अन्नदाता इस देश में सर्वोपरि है जी। इस देश का कानून उसके साथ खड़ा है। सरकारों के पास में बहुमत आता है, जाता है, पार्लियामेंट के पास में बहुमत आता है, लेकिन ये बहुमत जनता उसको इसलिए देती है कि वो जनता के हित में काम करे, ना कि अपनी अकड़ में काम करे या अहंकार में काम करे या कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए जी। बिल्कुल, देखिए, संविधान में साफ लिखा है कि हमने एक समाजवादी व्यवस्था को अपनाया है, हमने पूंजीवादी व्यवस्था नहीं अपनाया है। ये संविधान के उद्देश्य का भी ये बिल्कुल स्पष्ट है कि हमने समाजवाद का रास्ता अपनाया है। अंतिम व्यक्ति तक संविधान की ताकत और उसको न्याय पहुंचना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है कि साहब हम ऐसे कानून बनाते हैं जिससे कि कुछ चंद अमीर लोगों को फायदा हो। इसी वजह से किसानों को साल भर जो है लड़ना पड़ा। अब उसकी वापसी कब होती है? वापसी तब होती है जब आपको लगता है कि साहब कहीं ना कहीं इसका राजनीतिक जो है नुकसान जी। बिल्कुल, बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि बात तक सुनने में साल भर का समय लग जाता है। हमारे साथ मनीष सिंघवी भी बने और निर्णय भी कब आया? तब जब लगा कि इसका राजनीतिक नुकसान हो सकता है। जी बिल्कुल, ठीक है। बात अगर खुले मन से पहले स्वीकार की जाती, स्टेक होल्डर्स को शामिल किया जाता, किसानों को शामिल किया जाता, तो शायद बात इतनी नहीं बिगड़ती। जी, लेकिन अभी भी एक तरफा बात हो रही है
कि ठीक है साहब हम वापस ले रहे हैं, आप अपने घर चले जाइए। एमएसपी पे अभी भी आगे बात नहीं हो रही है, ठीक है, हम आपके पास लौट कर वापस आएंगे। मनीष हिंदवी भी हमारे साथ बने हुए। मनीष जी, जिस तरह से एस हनुमंत राव जी ने भी कहा है और यहाँ पर बहुत सारे लोग इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, संविधान की जब हम बात कर रहे हैं, किसान आंदोलन की यहाँ पर सीधे तौर से संविधान को जोड़कर जब बात की जाए तो बहुत बड़ा आंदोलन था, लंबे समय तक आंदोलन चला, मजबूरन चुनाव भी है और यही वजह है कि कहीं ना कहीं कृषि कानून बिलों को वापस लिया गया है। लेकिन संविधान की गरिमा को बनाए रखने की हम बात करते हैं, संविधान पर चलने की जब बात करते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि किसान का बड़ा ग्रुप होने के अलावा यदि एक छोटा सा भी वर्ग होता तो भी उसके हितों का, उसकी भावनाओं का ख्याल संविधान के हिसाब से रखना चाहिए था? जी मनीष जी, आपसे अनुरोध है, फोन के अनम्यूट बटन को आप एक बार चेक कर लें। बिल्कुल रखना चाहिए और संविधान की मूल भावना ही यही थी कि सबके हित में, सबके साथ, वो सबके लिए। लेकिन ये कहाँ हो रहा है? जो सत्ता में बैठा हुआ है और उसको पूरी मेजॉरिटी दी गई, वो तो एक तरफा नियम बनाने पे आमादा है। जीएसटी का नियम बनाया गया, आधा बना हुआ नियम जबरदस्ती इम्प्लीमेंट कर दिया गया। सालों व्यापारी हवा में तैरते रहे कि साहब इसके मतलब क्या है, इनके अधिकारियों को नहीं पता था कि कैसे लागू होगा, लेकिन वो लागू कर दिया गया। इसी तरीके से किसान बिल है, किसानों से बात ही नहीं हुई, तो जो कंसर्न पार्टीज हैं उनसे बात ही नहीं हो रही है और नियम लागू कर दिए जा रहे हैं। तो ये संविधान की मूल भावना के विपरीत है। तो इस तरीके से तमाम चीजें देखिए, ये तो किसानों ने इतना बड़ा मोर्चा ले लिया। मैं तो कहता हूं कि संपूर्ण क्रांति के बाद इस देश का सबसे बड़ा आंदोलन है ये किसान आंदोलन जी, जिसने सरकार को उसके घुटनों पर ला दिया। और ये भी, लेकिन एक हद तक ठीक है हनुमंत राव जी जो कह रहे थे कि शायद अगर सामने चुनाव ना रहा होता 5 राज्यों में और खासतौर पर यूपी और पंजाब में, तो ये भी बदलाव ना होता। इस कदर जिद, 700 से ऊपर लोग मर गए और आपके सेहत पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो कैसे आप किस मुंह से आप संविधान की बात करेंगे? मुझे तो नहीं लगता है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। दीपक बघेल लगातार हमारे साथ बने। दीपक बघेल, जिस तरह से यहाँ पर लगातार हम चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं, अब जिस तरह से सरकार ने कृषि कानून बिलों को वापस लिया है, यकीनन किसानों की जीत है और सराहनीय कदम है, हर कोई इस बात को कह रहा है। लेकिन जब हम बातचीत की बात करते हैं, साल भर का वक्त बहुत लंबा होता है। यहाँ पर आज आप जितनी भी वाहवाही लूट लें, जितनी भी तारीफें कर ले, लेकिन ये बात तो एकदम तय है कि यदि संविधान के हिसाब से चला गया होता, यदि जनता का ख्याल, किसान आंदोलन में किसानों का ख्याल रखा गया होता, तो कहीं ना कहीं वो जो बातचीत रुकी थी उससे रुकने ना दिया गया होता। बातचीत के दौर और अधिक बढ़ाए जाने चाहिए थे, सरकारों के द्वारा कोशिश और अधिक की जानी चाहिए थी और हो सकता है कि इस समस्या का हल बहुत पहले निकल गया होता। जी प्रियंका जी, सबसे पहले तो मैं शौकत अली जी का जवाब दे दूं। जो लोकतांत्रिक कैरेक्टर ही खो चुके हैं, वो क्या लोकतंत्र की बात करेंगे? इन लोगों ने गोली नहीं चलवाई कार्तिकों के ऊपर, राम जन्मभूमि के ऊपर जो लोग बनवाने जा रहे थे, इनके तो कई सारे क्रियाकलाप है। इन्होंने प्रियंका जी, मैं मुझसे जवाब ले लीजिएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। शौकत जी, आपका नंबर आएगा जब आप बात जी। दीपक जी अपनी बात पूरी करें। जी जी जी। कैराना का मामला हुआ, मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ, या लगातार इनकी योजनाओं में जो भ्रष्टाचार हुए, तो वो सब लगातार समाजवादी पार्टी का कार्यकाल सबने देखा और उसके बाद में आज समाजवादी पार्टी सत्ता से बाहर भी इसलिए हुई। अब बात किसानों की, तो हमने लोकतंत्र का सम्मान किया। हमने अपने जितने भी तीनों किसान बिल थे, वो किसी कानून थे, वो किसानों को फायदा पहुंचाने वाले कानून थे और इसको हमने बहुत समझाने का प्रयास किया। हमारे कृषि वैज्ञानिक, कृषि अर्थशास्त्री और ये सारे लोग लगे रहे, किसान भी लगे रहे और किसान संगठन लगातार लगे रहे उनके फायदा बताने के लिए। अभी साथी में से प्रवक्ता कह रहे थे कि जो किसान बिल है वो किसानों को फायदा नहीं पहुंचाते या कुछ चुनिंदा बिजनेसमैनों को फायदा पहुंचाते थे, पर मेरे साथी प्रवक्ता ये बात भूल गए कि वो किसानों को फायदा इसलिए पहुंचाते क्योंकि छोटे जो हमारे यहाँ पर छोटी जोत के किसान बहुत अधिक मात्रा में, उन छोटी जोत के किसानों के लिए क्या, जिनके पास उतनी व्यवस्थाएं नहीं है, उनके पास अर्थ नहीं है खेती करने के लिए, तो उन लोगों के लिए अगर बाहर से एफडीआई आती या अन्य माध्यमों से खेती के अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट होता, उन किसानों को सिक्योरिटी प्रदान होती। उन किसानों की अगर फसल खराब हो जाती तो उसका फसल का चाहे वो किसी भी कारण हो, दीपक जी ठीक कहना है आपका। 2 वर्ग मान भी लेते हैं, यदि 2 वर्ग हैं, एक कृषि कानून बिलों के समर्थन में, एक नहीं समर्थन, लेकिन तभी एक बड़ा तबका यदि उस बात को नामंजूर कर रहा है तो आप कम से कम बातचीत तो जारी रखेंगे। जी प्रियंका जी, हमने लगातार 11 दौर की वार्ता लगातार किसानों के साथ की, पर वो एक ही जिद पे अड़े रहे। हमने संशोधन की भी था,
हमने कई जहां दीपक जी कहने को तो आप कह देंगे बातचीत जारी रखी, लेकिन ये हम सब जानते हैं कि किस तरह से बातचीत जारी रखी गई थी। बातचीत करने के तमाम तरीके हैं, सरकार के पास बहुत तरीके होते हैं। यदि बातचीत करनी होती तो जिस तरह से आज कृषि कानून बिलों को वापस लिया है उस तरह से पहले भी बातचीत हो सकती थी। खैर, हमारे साथ शौकत जी, आप जवाब देना चाह रहे थे दीपक जी की बात का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई तर्क बचा नहीं, जवाब देने के लिए भी कोई जवाब उनके पास बचा नहीं। अभी भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि आप लोगों ने कार सेवकों पे गोली चलाई। महाराज, मुझे सिर्फ इतना बताइएगा, क्योंकि आप बड़े विद्वान प्रवक्ता हैं, कौन सी वो पार्टी थी जिसको कोर्ट ने सजा दी थी? कौन सा वो नेता था भारतीय जनता पार्टी का जिसको कोर्ट ने सजा दी थी? और कौन सी वो पार्टी थी जो कार सेवकों को उस्का रही थी? कौन से वो लोग थे जो कार सेवकों को वहां भेज रहे थे? अरे महाराज, एक बात बताइए, जब किसी जगह पर पूरी वो जगह प्रतिबंधित कर दी कि आप जा नहीं रह सकते हैं, तो फिर क्यों महाराज उनको उस्काने का काम कर रहे थे? और एक बात आपका आज मन साफ कर दूं, जब आप बार बार कहते हैं ना कार सेवकों पे गोली चलाई, समाजवादियों ने कार सेवकों पे गोली चलाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रियंका जी एक चीज साफ करना चाहता हूं, यदि कोई मुसलमान भी वहां जा रहा होता तो उत्तर प्रदेश की माननीय मुलायम सिंह की सरकार उन पर भी गोलियां चलाने का काम करती। अरे मैं जब कहता हूं कि जब वहां पूरी तरह प्रतिबंधित है, आप नहीं जा सकते, तो किस बात की जिद थी महाराज? ये जिद नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी क्योंकि खून पे सियासत करती, लाशों पे सियासत करती, ये सोची समझी साजिश थी। बताइए जरा, तमाम विद्वान प्रवक्ता बैठे हुए, तमाम साथी पैनल में, बताइए किसको सजा मिली? किस पार्टी के नेता को सजा मिली? अरे गलती आपकी थी, आप लोगों ने जानबूझ के उन भोले भाले कारसेवकों को भड़काया, उस्काया, ताकि वो मौत के मुंह में ढकेल जाए। जब पूरी तरह प्रतिबंधित चीज है, उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने की आप लोगों ने साजिश रची और फिर कहते हैं कारसेवकों को गोली चलाई। अरे जानबूझकर आप लोगों ने ढकेला उनको गड्ढे में ताकि उनकी जानें चली जाएं और उस पर आप सियासत कर सको। ये माहौल आपका बनाया हुआ है, ये सियासत आपकी थी। आपने उन लोगों की जान लेके आज समाजवादी पार्टी पे दोषारोप करना चाहते हैं। शौकत जी, इस तरह की ठीक है शौकत जी, भारतीय इतिहास में इस तरह की तमाम घटनाएं हुई है इमरजेंसी से लेकर। यदि इस तरह की घटनाओं का जिक्र करने हम बैठेंगे तो चर्चा बहुत ही लंबी हो जाएगी। आज संविधान के साथ किसानों की हम बातचीत करें, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो संविधान की दशा है उस पर हम बातचीत करें, उसी पर रहेंगे, उस तरफ डिबेट को हम नहीं ले जाएंगे। हमारे साथ लगातार एस हनुमंत राव जी बने हुए। एस हनुमंत राव जी, जिस तरह से यहाँ पर तमाम पुरानी बातों को लेकर बातचीत हो रही है उस ओर मैं नहीं जाना चाहूंगी, क्योंकि यदि हमने पुरानी बातों को खंगालना शुरू किया तो ऐसे तमाम घटनाएं निकलकर सामने आ जाएंगी जिस पर बहुत लंबी चौड़ी डिबेट हो सकती है। और बड़ी बात यहाँ पर यह है कि पुराने समय में यदि इस तरह की घटनाएं होती थी तो कई बार जो नेता होते थे उनकी नैतिकता बची भी रहती थी। कई बार नेता अपने पद से इस्तीफा देते थे, इस तरह की घटनाएं होती थी। लेकिन आज तो हम संविधान की रक्षा की बात तो बहुत दूर कर दे, संविधान की जब बात आती है तो घटनाएं भी होती हैं, आरोपियों का नाम भी सामने आता है, उसके बाद लोग अपने पदों से इस्तीफा तक देने को तैयार नहीं होते। क्या कहना है आपका, किस दशा में पहुंच चुका है आज संविधान की संविधान को कोई मानने को तैयार नहीं है? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, भारत का आम नागरिक संविधान को मानता है। दिक्कत यह है कि जिनके ऊपर संविधान की रक्षा करने का गुरुतर दायित्व है और समाज की बेहतरी के लिए जिनके पास में नए कानून बनाने का अख्तियार है, उस संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, वो बहुत ज्यादा इम्पेशेंट हो गए हैं, या उनके अंदर जो है वो शायद मैं कहूंगा कि लोकतांत्रिक मूल्य जो हैं वो कहीं ना कहीं से कम हो रहे हैं। भाई देखिए, आप पार्लियामेंट में देखिए बहुत सारे कानून आते हैं, पहले भी कानून आते रहे हैं और हमेशा बहस होती रही है। भले छोटी विपक्ष कमजोर रहा हो, लेकिन बराबर का मौका मिलता रहा है, विपक्ष की बात सुनी जाती रही है, देश में एक विमर्श चलता रहा है और संविधान के अनुरूप संविधान की जो मूल आत्मा है उसको बरकरार रखते हुए संविधान में संशोधन भी हुए हैं। लेकिन जो उसकी मूल आत्मा है उसके साथ में कभी छेड़छाड़ नहीं हुई और ये केशवानंद भारती के केस में ये बिल्कुल स्पष्ट भी हुआ है कि आप भारत के संविधान का जो मूल स्वरूप और उसकी जो मूल आत्मा है, आप उसके साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। ये ताकत जो है संविधान के अंदर स्वयं में निहित है। लेकिन दिक्कत ये आती है कि जब कानून ध्वनि मत से पारित होने लगे, जब विपक्ष की आवाज को दबा दिया जाए, मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा, संविधान को अगर मानना है तो जितने भी राजनीतिक दल हैं उनको ये समझना पड़ेगा कि शासन करने के लिए ये हमारी एक ऐसी किताब है कि जिसके दायरे से बाहर हम नहीं जा सकते हैं और हमको इसके ट्रू स्पिरिट में
देश हित में सबके लिए शासन की एक पद्धति प्रणाली को संविधान के द्वारा दिए गए नियमों के हिसाब से ही चलाना है। और हमें जो ताकत मिली है वह उसका फ्रेम जो है वो संविधान है, उससे बाहर हमको नहीं जाना है। ठीक है, अगर आपके पास में बहुमत है आप कोई भी कानून बना सकते हैं, लेकिन क्या वह कानून हमारे संविधान के उद्देशिका के साथ मेल खाता है? क्या वो लोगों के हित में है? ये बातें सोचना किसका काम है? जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनका काम है। अब चुना हुआ प्रतिनिधि, चुनी हुई संसद ध्वनि मत से पारित करने लगे, विपक्ष मुक्त भारत की बात करे या किसी पार्टी मुक्त भारत की बात करे, तो ये लोकतंत्र पे कुठाराघात है। और चाहे कोई भी पार्टी हो शासन में, वो संविधान उनके लिए गीता है, बाइबिल है, कुरान है, और इससे भी ज्यादा बड़ा धर्म ग्रंथ है वो, क्योंकि ये सभी धर्म ग्रंथों को समाहित करके ये सभी धर्मों को मानने वालों को समान अधिकार देने की बात करता है। तो ये तो सर्वोपरि है, ये पुस्तक सर्वोपरि है, ये कानून सर्वोपरि है, जिसको हम सबने मिलकर अंगीकृत किया है। ठीक है। इसलिए मुझे लगता है कि राजनीतिक पार्टियां, उनके शीर्ष नेतृत्व, इनको मंथन करने की आज जरूरत है, बजाय कि एक दूसरे पे दोषारोपण करने के। संविधान दिवस पे संविधान के प्रति सच्ची आस्था यही होगी कि ये स्वयं में मंथन करें कि हम इसका कितना अनुपालन कर रहे हैं और देश हित में संविधान के हिसाब से हम कितना चलना है। देश हित की व्याख्या अपने हिसाब से नहीं करना है, देश हित की व्याख्या संविधान के हिसाब से करना है। जी बिल्कुल, इस बात की बहुत जरूरत है। जी छोटे भाई जी आपके पास आएंगे। जिस तरह से संविधान की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, कृषि कानूनों बिल की वापसी हो गई है, लेकिन एमएसपी पर अभी भी मामला अटका हुआ है। किसानों का जिस तरह से कहना है कि न्यूनतम गारंटी पर नियम अब बनना चाहिए, कानून बनना चाहिए, लेकिन सरकार अभी भी इस पर टाल मटोल करती हुई नजर आ रही है। आपको क्या लगता है कि संवैधानिक प्रक्रिया के तहत यदि जाया जाए तो किस तरह से किसानों के साथ बातचीत को आगे बढ़ाया जाना चाहिए? आपने पूरे संविधान को किसान आंदोलन तक सीमित कर दिया है। मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दूंगा। जो उसके विशेषज्ञ हैं कृषि क्षेत्र का, वही उसका जवाब दें। छोटे भाई लेकिन मैं एक छोटी सी बात आपके माध्यम आपके दर्शकों को एक संदेश देना चाहता हूँ। जी। एक उदाहरण, एक मिसाल दे रहा हूं आपको कि हमारे वैज्ञानिक जो है चांद तक गए हैं, क्या क्या किए हैं, मिसाइल बनाए हैं, लेकिन मुझको ये बताएं आज तक कोई ऐसे वैज्ञानिक है जिसने फटे दूध को फिर से दूध में तब्दील किया, फिर दूध को बना दिया जो फट गया। जो एक बार जो दूध फट जाता है तो उसको कोई सुधार नहीं कर सकता है। और वही चीज संविधान की बात है, समाज की बात है। यदि हम समाज में संविधान को दरकिनार करके यदि हम समाज में दरार लाते हैं, खास करके धर्म के नाम पर, तो वो एक जहर है, वो एक तेजाब है जो हम लोग घोल रहे हैं दूध में। दूध जो है हमारा समाज है, वो हमारा संविधान है। छोटे और भाई इसमें जी, हम ऐसे घोल करेंगे तो आप जो भी करें उसके बाद आप चांद तारों तक जाएंगे, लेकिन समाज को आप सुधार नहीं पाएंगे। जी बिल्कुल छोटे भाई जी, जिस तरह से आपका कहना ठीक है। संविधान पे यदि हम चर्चा करें तो संविधान पे चर्चा करने के लिए बहुत बड़ी डिबेट की जा सकती है, लेकिन आज हम संविधान के साथ ही साथ मुख्य तौर से जो भारत में आज वर्तमान का परिप्रेक्ष्य है, जिस तरह से किसान आंदोलन आगे बढ़ा और जिस तरह से लोगों की आवाज इतनी मुखर होके कहीं ना कहीं सरकार को यहाँ पर झुकना पड़ा है, कृषि कानून बिलों को वापस लेना पड़ा है, उसी पर चर्चा कर रहे हैं। हमारा विषय यही है कि संविधान के साथ यदि किसानों के अधिकारों की बात होती, किसानों की आवाज की बात होती, तो किस तरह से उसका रुख होता? जी। आंदोलन जो है, नमक आंदोलन और जयप्रकाश के आंदोलन के बाद मुझको लगता है, और आजादी के आंदोलन के बाद मुझको लगता है कि स्वतंत्र भारत में किसानों का आंदोलन सबसे जबरदस्त आंदोलन रहा। अहिंसक गांधीयन तरीके से सत्याग्रह के रूप में उन्होंने आंदोलन किया। और ठीक है मनीष हिंदवी
उनको उसका मीठा फल आज चख। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मनीष हिंदवी जी, लगातार यहाँ पर हम बातचीत कर रहे हैं। अगला सवाल, क्योंकि किसानों से जुड़ा हुआ है, इसी पर हम बातचीत कर रहे हैं, तो अगला सवाल यहाँ पर यह है कि कृषि कानून बिलों की वापसी जरूर हो गई है। आज संविधान पर बात करने की आवश्यकता ही इसलिए पड़ रही है क्योंकि कहीं ना कहीं संविधान को भुला बैठे हैं। यदि संवैधानिक प्रक्रिया के द्वारा इस तमाम आंदोलन में बातचीत के दौर को जारी रखा जाता, जनता की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाई गई होती, किसानों की भावनाओं का ख्याल रखा गया होता, तो साल भर 14 महीने किसानों को इंतजार ही ना करना पड़ता। आज किसानों की बात आई है, भारतवर्ष है, तमाम तरह के संगठन होते हैं, तमाम तरह की मांगे होती हैं। हो सकता है कल को इस तरह का कल कोई और आंदोलन खड़ा हो। मैं यहां पर यह पूछना चाहती हूं कि किस तरह से संवैधानिक प्रक्रिया के जरिए आगे बातचीत को आगे बढ़ाना चाहिए कि अब जो मामला एमएसपी पर लटका हुआ है उस मामले को जल्द से जल्द सुलझाया जाए और ये जो संवैधानिक प्रक्रिया की हम बात कर रहे हैं इसके सहारे देश आगे बढ़े। देखिए, संविधान मैंने कहा मूल भावना की अगर आप बात करेंगे तो राजनीतिक दलों ने उस मूल भावना का संज्ञान लेना ही बंद कर दिया है। एमएसपी तो मूल बात थी किसानों के लिए, इतना बड़ा आंदोलन, इतने सारे लोगों की शहादत, और आज भी कहना पड़ रहा है कि एमएसपी पर कानून बने। सरकार का दिल साफ होता तो कहने की जरूरत ना पड़ती। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कीमत ही तो दे रहे हैं आप उपज की। आप पता नहीं आए दुगनी करने और क्या क्या बात कर रहे थे साहब, और आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने में इतना हीला हवाली कर रहे हैं। इसी सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने अलग अपने 14 के घोषणा पत्र में एमएसपी को लेकर कुछ और कहा, 15 में कुछ और कहा, 16 में कुछ और कहा, सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा कुछ और लगाया। किस तरीके से भरोसा किया जाएगा इन पर जब ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने को तैयार नहीं है? क्या बात करेंगे आप किसानों की, उनके हित की, उनके आय की दुगनी होने की? आपकी नियत ही नहीं है। आप चाहते हैं कि 5 किलो अनाज गांव में बांटते रहे, वोट मिलता रहे, साल में 2-2 हजार रुपए के 3 किस्त दे दें आप, वोट आपको मिलता रहे, बस तंगू बना के रखना चाहते हैं आप। हरनाम सिंह जी बैठे हैं, पूछ लीजिए, नहीं चाहता है किसान 5 किलो अनाज, नहीं चाहता है किसान 2000 रुपए, आप उसकी उपज का सही मूल्य दे दीजिए, वो आपसे कुछ मांगने नहीं आएगा, कोई लोन नहीं, कोई क्रेडिट कार्ड नहीं मांगने आएगा आपसे। जी बिल्कुल। हरनाम सिंह जी, क्या कहना है इस पर आपका? अब आगे जब जिस तरह से मामला अटका हुआ है, संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ही किसानों का आंदोलन आगे बढ़ा है, अहिंसात्मक तरीके से आगे बढ़ा है, और लगातार किसान नेताओं का भी हमेशा यही कहना रहा है कि आवाज जरूर मुखर करेंगे लेकिन संविधान के इतर नहीं जाएंगे, अपनी आवाज को बुलंद करेंगे और उसी के अंतर्गत ही करेंगे। अब आगे क्या रणनीति है, किस तरह से बातचीत को आगे बढ़ाएंगे? देखो, हमारी जो पहले दिन से मांग थी, आज जो प्रधानमंत्री जी ने कह दिया तीनों बिल वापस, वो ये कह देते कि नहीं, एमएसपी को कानून भी बना रहे हैं, जो शहीद हुए हैं किसान उनको शहीद का दर्जा दे रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि हमसे भूल हो गई, हमको कुछ किसानों को, ये कुछ किसान कौन सा शब्द है? ये राजनीतिक शब्द है, ये राजनीतिक आंदोलन नहीं। हमारे ऊपर तमाम तरह के आरोप लगाए गए, लेकिन हम बहुत शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात को प्रतिदिन कहते रहे, आज भी कह रहे हैं। तमाम बुद्धिजीवी साथी आज डिबेट में बैठे हैं, मनीष जी हैं, हनुमान जी हैं। हमारी जो किसान की मांग है, क्योंकि ये सब किसान परिवार है, आज ये 5 किलो अनाज फ्री देने की बात क्यों कही जा रही है? ये क्या चौधरी महल सिंह टिकैत इस देश में जब पहली खरीदारी हुई 1967 में 76 रुपया क्विंटल गेहूं खरीदा गया। एक किसान 3 क्विंटल गेहूं बेचने के बाद में 1 तोला सोना खरीद लेता था। 5 रुपए का एक सीमेंट का कट्टा था। 1000 ईंट की कीमत 32,000 रुपए थी। आज संविधान और इन सब बातों को अगर सरकारें ध्यान में रखती तो देश में आंदोलन नहीं हो। तमाम साथियों ने यह कहा, भले ही 5 आदमी आंदोलन कर रहे हैं,
भले ही एक आदमी अपने बीवी बच्चों के साथ न्याय मांग रहा हो, सरकारों को, प्रशासन को गंभीरता से लेना चाहिए। क्या जिसके पास जनबल नहीं है, क्या इस देश में उसको न्याय नहीं मिलेगा? क्या वो देश का नागरिक नहीं है? देश की राजनीति को हो क्या गया? देश की राजनीति कर क्या रही है? ये जो देश में आज चल रहा है, ये देश के लिए बहुत ही घातक है। देश के किसान को, देश के मजदूर को, देश के व्यापारी को, देश के युवाओं को अगर दरकिनार रख के कानून बनाए गए, उनकी भावनाओं को ध्यान में नहीं रखा गया, तो ये किसान आंदोलन है। अभी युवाओं का आंदोलन होगा, अभी मजदूरों का आंदोलन होगा। आज मजदूरी नहीं है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, हम संविधान पे चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, दीपक जी क्या कहना है आपका हरनाम सिंह जी की बात पे? यदि व्यक्ति एक भी बैठा हो और अपनी मांग को लेकर बात कर रहा हो तो सरकार को कम से कम बातचीत करनी चाहिए, वरना जिस तरह से इस तरह से कृषि कानून बिलों को वापस लेना, इससे पहले भी हम कई आंदोलन देख चुके हैं। दिल्ली में तो सरकार भी आंदोलन के बल पर ही आज खड़ी हुई है। क्या कहना है आपका कि आखिर इतना लंबा समय क्यों लिया जाता है और क्या आगे इसके माध्यम से सीख मिली है सरकारों को? जी प्रियंका जी, पूर्व में जितने भी आंदोलन हुए, जिस प्रकार से जो आंदोलन होते हैं, मैं भी साथी प्रवक्ताओं को सुन रहा था, तो जिस प्रकार से जो आंदोलन हुए या इस किसान आंदोलन की मूल पर बात करें तो उन आंदोलनों का एक एजेंडा था। वो एजेंडा इस तरह से था जो देश को तोड़ने की बात करने वाले कई सारे कानून थे। आज किसान आंदोलन के ऊपर बात हो रही, तो किसान आंदोलन में सबसे पहले हमने देखा कि हमारी सरकार किसानों के भले के लिए कृत संकल्पित है। हमारी सरकार कृषि क्षेत्र में क्रांति लेकर आना चाहती थी, परंतु हम बहुत सारे किसानों को हम वही बात कह रहे हैं, हम बहुत सारे किसानों को हम समझाने में विफल रहे। आज विफलता को हमने स्वीकारा, हमने लोकतंत्र का सम्मान किया। और दीपक जी, कौन सा आंदोलन देश को तोड़ने के लिए किया गया था? किस आंदोलन की बात कर रहे हैं आप? शाहीन बाग का आंदोलन आपने खूब अच्छी तरह से देखा था, किस प्रकार से देश को। शाहीन बाग के आंदोलन को कोई आंदोलन मानता ही नहीं है। शाहीन बाग की तो हम बात ही नहीं कर रहे। जी मुझे बोलना नहीं चाहिए जी, छोटे ठीक है दीपक जी। हाँ जी प्रियंका जी, मैं बोलना नहीं चाह रहा था। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी को एक बीमारी है। आप इनसे सर दर्द की दवा मांगोगे तो ये पैर के अंगूठे में दवा बांधते। ये बीमारी भारतीय जनता पार्टी को, ये जिस तरीके से सत्ता, अरे मेरी बात सुन लो भाई, मैं एमएसपी पे कानून की बात कर रहा हूं, हमें आप ज्ञान न बांटो। मैं सुन तो लो, अरे तो भाई मेरी बात सुन। मैंने भी अपनी बात पूरी नहीं कही ना भैया, मैं डिबेट पे बहुत कम आता हूं। मैं आपसे ये कह रहा हूं, अगर मैं आपसे सवाल कर लूं क्या 2022 में किसान की आमदनी दूनी हो जाएगी? क्या दलितों पे जो देश में अपराध होते हैं उनको आप न्याय दे पा रहे हो? बहुत ये अगर उसमें जाओगे, चक्रव्यूह में फंसोगे तो आप किसी बात का जवाब नहीं दे पाओगे। आज किसान पे चर्चा हो रही, संविधान पे चर्चा हो, तमाम बुद्धिजीवी लोग हमारे बैठे हैं। कम से कम जो बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं उनको सुनो, उनसे ज्ञान प्राप्त करो। ठीक है हरनाम सिंह जी, समय हमारे पास कम है। दीपक जी जल्दी से अपनी बात आप पूरी करें और उसके बाद समय की कमी के चलते डिबेट को हम विराम देंगे। जल्दी से अपनी बात पूरी करें। जी प्रियंका जी, हरनाम सिंह जी ने मेरी पूरी बात नहीं सुनी, बीच में तोड़ के और अपना एक गलत मतलब निकाल दिया। मैंने उनको बताया कि किस प्रकार से आंदोलन होते थे और किस प्रकार से उन पर सरकार किस चीज पर कड़ी कार्रवाई करती है और किस पर नहीं करती है। किसान आंदोलन की बात की, किसान आंदोलन के लिए हमने लगातार अपने प्रयास जारी रखे थे और हर प्रकार से किसानों को समझाने का प्रयास किया जिससे छोटी जोत के किसानों को फायदा होता, परंतु ये हरनाम सिंह जी को समझ में नहीं आ रहा है। परंतु उसके बाद में जब हमने किसान बिलों को रिपेल किया, तो रिपेल करने के बाद में हमने तुरंत एक कमेटी का गठन किया। उस कमेटी में स्पष्ट लिखा गया है कि हम प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देंगे और क्रॉप पैटर्न को बदलने के लिए जो देश की जरूरत है उसके हिसाब से हम क्रॉप पैटर्न लेके आएंगे, क्योंकि ये संभव नहीं कि एमएसपी सभी
सभी फसलों को एक साथ में दे दी जाए, जिस प्रकार से जो खेती होती है और वो ठीक है दीपक जी, उम्मीद की जा सकती है देर आए दुरुस्त है। हो सकता है कि इस तमाम सीख के बाद ही आप कम से कम आप संविधान की तमाम प्रक्रियाओं का पालन करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हमसे जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। छोटे भाई जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शौकत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष जी धन्यवाद आपका। एस हनुमंत राव जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हरनाम सिंह जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज जिस तरह से हम संविधान पर बात कर रहे थे, खासतौर से आज भारत में जिस तरह से संविधान के साथ ही साथ किसानों के आंदोलन के बाद कृषि कानून बिलों की वापसी हुई है, ऐसे में लंबे समय के बाद जिस तरह से इस आंदोलन की वापसी हुई है, ये बात तो साफ तौर से निकलकर सामने आती है कि संवैधानिक प्रक्रियाओं का यदि पालन हुआ होता तो शायद लोगों की आवाज जल्दी सुनी होती। आज संविधान दिवस की जब हम बातचीत कर रहे हैं तो हो सकता है कि आज तमाम पार्टियों के विचार मंथन के बाद आगे इस पर विचार विमर्श किया जाए और कहीं ना कहीं संविधान पर चलने की बात की जाए। फिलहाल हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आज इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।